हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं कमला दास। और कमला दास के जो वर्क्स हैं जो बचे हुए हैं फ्रेंड्स, आज हम उनको कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो इसी सीरीज में हम बात कर रहे हैं कमला दास की जो इम्पोर्टेंट पोएम्स हैं उनकी, और उन पोएम्स को हम पॉइंट वाइज, उनकी जो थीम है या कोट्स हैं उनको हम पॉइंट वाइज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। देखिए, अब बात करते हैं कमला दास की जो नेक्स्ट पोएम है द सनशाइन कैट की। द सनशाइन कैट, इस पोएम की अगर बात करें तो ये पोएम उनका जो पोइटिक कलेक्शन था फ्रेंड्स, समर इन कलकत्ता, उसमें पब्लिश्ड हुई थी इन द ईयर 1965। पब्लिश्ड इन समर इन कलकत्ता इन 1965। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स। इस पोएम की थीम की बात करते हैं। इसकी थीम है सेक्सुअल ह्यूमिलिएशन। सेक्सुअल ह्यूमिलिएशन। और इसमें जो कहानी है वो एक ऐसी महिला की है हु वो सफरिंग टू ह्यूमिलेटेड बाई हर ऑन हस्बैंड, जिसको ह्यूमिलेशन किससे होता है? अपने हस्बैंड के द्वारा जो ह्यूमिलिएट की जाती है। मीन्स द स्टोरी ऑफ अ वुमन, ऑफ अ सफरिंग वुमन who was humiliated by her own husband। मीन्स जिसको ह्यूमिलिएट कौन करता है? उसका अपना पति करता है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट कोट आती है कि आई डू नॉट लव, आई कांट लव, इट इज़ नॉट कि आई डू नॉट लव, मैं प्रेम नहीं कर सकती, मैं प्रेम नहीं करती। आई कांट लव, मैं प्रेम नहीं कर सकती। इट इज़ नॉट इन माई नेचर टू लव, इट इज़ नॉट इन माई नेचर टू लव। और प्रेम करना जो है मेरी आदत में शामिल नहीं है। इट इज़ नॉट माई नेचर टू लव बट आई कैन बी काइंड टू यू। लेकिन प्रेम नहीं कर सकती, लेकिन मैं तुम्हारे प्रति दयालु हो सकती हूँ। बात क्लियर फ्रेंड्स। इसके बाद बात करते हैं इनकी नेक्स्ट पोएम द इनविटेशन। जो पब्लिश हुई थी, इनका जो सेकंड पोएटिक कलेक्शन था द डिसेंडेंट्स में, और द डिसेंडेंट आया था फ्रेंड्स 1967 में, इस 65 के 2 साल बाद। तो पब्लिश थी द इनविटेशन द डिसेंडेंट में, 1967 में आया। और एक्चुअल में जो पोएम है इनविटेशन, ये एक डायलॉग फॉर्म में है, जो डायलॉग है बिटवीन द पोएटेस एंड सी। क्लियर फ्रेंड्स? इट इज़ in the form of a dialogue between the poetess एंड द सी, यानी समुद्र के और पोएटेस के बीच एक डायलॉग है। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स।
तो चलिए आगे अभी लिखना है हमें, लेकिन पहले इस जो हमने लिखा है इसको डिस्कस कर लेते हैं। सनशाइन कैट की बात कर लेते हैं। ये पोएम जो इनका समर इन कलकत्ता था 1965 में, उसमें पब्लिश हुई। सेक्सुअल ह्यूमिलिएशन इसकी थीम है, और ह्यूमिलिएशन किसका होता है? एक महिला का होता है, बाय हर ऑन हस्बैंड। और एक प्यारी सी कोट आती है कि आई डू नॉट लव, आई कांट लव, इट इज़ नॉट इन माई नेचर, बट आई कैन बी काइंड टू यू। बात क्लियर फ्रेंड्स। और नेक्स्ट पोएम की बात करें इनविटेशन की, तो इनविटेशन द डिसेंडेंट्स में आई 1967 में, एक डायलॉग की फॉर्म में है बिटवीन पोएटस एंड द सी। क्लियर? चलिए इनको नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बात कर लें, एक्चुअल में जो पोएटस है वो सोचती रहती है ओवर लवर एंड द सेक्स एक्सपीरियंस, दो चीज़ों को वो सोचती रहती है। और जो सी है वो इनवाइट करता है उस बिलविड को कि वो आए और उसके अंदर डूब जाए और सुसाइड कर ले। क्यों कर ले? क्योंकि उसका जो लवर है वो चला गया है। क्लियर? ये इस पोएम की थीम बन पड़ी है। तो द पोएटस कीप थिंकिंग, पोएटस सोचती रहती है ऑफ हर लवर एंड ऑफ हर सेक्स एक्सपीरियंस। क्लियर? दो चीजों को वो सोचती है, हर लवर एंड सेक्स एक्सपीरियंस। इसके बाद द सी इनवाइट्स हर, जो सी है वो उसको इनवाइट करता है। इनवाइट करता है किसको इनवाइट करता है? उसको, यानी बिलविड को, टू ड्राउन हरसेल्फ टू ड्राउन हरसेल्फ, वो आए, डूब जाए, एंड कमिट सुसाइड एज हर लवर हैड गोन, क्योंकि उसका जो लवर है ही हैड गोन, वो चला गया है। पोएम क्लियर हो गई फ्रेंड्स। इसके बाद नेक्स्ट पोएम की बात कर लेते हैं। एक और फेमस पोएम रही है उनकी, द लुकिंग ग्लास, जो इसी जो सेकंड इनका पोएटिक कलेक्शन था यानी द डिसेंडेंट्स में ही पब्लिश हुई। द लुकिंग ग्लास, और बड़ी अच्छी पोएम है। कोट्स भी इस पोएम से अक्सर आती है। लुकिंग ग्लास तो पब्लिश इन द डिसेंडेंट्स, और कब आया था वो पता लग गया होगा, अभी हमने बात की थी इस पोएटिक कलेक्शन की। इस पोएम की जो थीम है वो है मेंस ईगो एंड ह्यूमिलिएशन ऑफ वुमन इन अ मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी। बात क्लियर फ्रेंड्स? यानी जो मैन का ईगो है, एक पुरुष का ईगो, और ह्यूमिलिएशन ऑफ वुमन, एक नारी का ह्यूमिलिएशन इन द मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, जो एक पुरुष आधिपत्य वाली जो सोसाइटी है, पुरुष प्रधान जो सोसाइटी है, उसमें जो ह्यूमिलिएशन है। क्लियर फ्रेंड्स? वो इस पोएम की थीम बन पड़ी है। थीम मेंस ईगो एंड, दो बातें, मेंस ईगो एंड ह्यूमिलिएशन ऑफ वुमन और किसमें? इन अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स? ये इस पोएम की थीम बन पड़ी है। और एक प्यारी सी कोट आ जाती है कि गिफ्ट हिम व्हाट मेक्स यू वुमन।
गिफ्ट हिम वॉट मेक्स यू वुमन वो चीज़ें गिफ्ट दे दो जो तुम्हें नारी बनाती हैं। द सेंट ऑफ लॉन्ग हेयर, आगे इसी में कहती हैं कि द सेंट ऑफ लॉन्ग हेयर, लॉन्ग हेयर का एक सेंट। एंड आगे कहती हैं द मस्क ऑफ स्वीट, द मस्क ऑफ नॉट स्वीट बट स्वेट कह रही हैं, द मस्क ऑफ स्वेट बिटवीन द ब्रेस्ट्स। और जो पसीने की जो गंध है बिटवीन द ब्रेस्ट, क्लियर, वो चीज़ आप दे दो। किसको दे दो? अपने लवर को। तो बात कर लेते हैं यहाँ कौन कौन से पॉइंट्स आए हैं कि पोएट्स कीप थिंकिंग हर लवर। कौन सी पोएम की बात चल रही है? द इनविटेशन की। अपने लवर के बारे में सोचती रहती है और इसी के साथ साथ अपने सेक्स एक्सपीरियंस के बारे में सोचती है। सी इनवाइट करता है उस बिलविड को कि वो आए, डूब जाए और सुसाइड कर ले। लुकिंग ग्लास की बात करें, डिसेंडेंट्स में पब्लिश हुई इन द ईयर 1967। थीम रही है ह्यूमिलेशन इन मेल डोमिनेटेड सोसाइटी एंड मेंस ईगो। और इसी के साथ साथ प्यारी सी कोट भी बन पड़ी है, गिफ्ट हिम व्हाट मेक्स यू वुमन, द सेंट ऑफ लॉन्ग हेयर, द मस्क ऑफ स्वेट बिटवीन द ब्रेस्ट। क्लियर फ्रेंड्स? और एक और लाइन प्यारी सी आती है, द जर्की वे इन विच ही यूरिनेट्स, द जर्की वे इन विच ही यूरिनेट्स, कि वो जर्की वे जिस तरीके से वो यूरिनेट करता है। बात क्लियर फ्रेंड्स? तो चलिए नोट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, एक कोट और मुझे याद आती है इसी पोएम की। उसमें उन्होंने कहा है कि स्टैंड न्यूड बिफोर द ग्लास ऑफ विद हिम, स्टैंड न्यूड बिफोर द ग्लास विद हिम, कि ग्लास के सामने, शीशे के सामने उसके साथ न्यूड खड़े हो जाओ। एक्चुअल में जो पोएम है फ्रेंड्स, इट प्रेजेंट्स अ लस्टफुल रिलेशनशिप बिटवीन एवरी मैन एंड वुमन। एक लस्टफुल जो रिलेशन है एक एवरी मैन एंड वुमन, प्रत्येक महिला और पुरुष के बीच, उसको ये पोएम प्रेजेंट करती है। The poem presents a lustful relationship between every man and woman. बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स? पोएम की थीम, कोट्स। इसके बाद इनकी एक बड़ी फेमस पोएम रही है डांस ऑफ द यूनक्स, उसकी बात कर लेते हैं। और अक्सर फ्रेंड्स इस पोएम से थीम आ जाए, इसकी कोट्स आ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट पोएम बन पड़ी है। डांस ऑफ द यूनक्स। और यूनक्स जानते हैं फ्रेंड्स क्या होता है? जो समाज में किन्नर होते हैं, जानते हैं किन्नर क्या होते हैं? उन किन्नर का डांस। क्लियर? डांस ऑफ द यूनक्स। और इस पोएम की बात करें तो ये जो ओपनिंग पोएम रही है इन समर इन कलकत्ता की। जो फर्स्ट पोएटिक वॉल्यूम था उसकी पहली पोएम ये रही है, ओपनिंग पोएम रही है। एक्चुअल में ये जो पोएम लिखी गई थी अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ द पोएट्स सडन कॉन्टैक्ट विद अ मैन। एक ऐसे अचानक में ही पोएट्स का एक ऐसे व्यक्ति से कॉन्टैक्ट हो गया
क्लियर। ऐसा पुरुष एक कांटेक्ट में आया और जो उसको हर किसी भी कॉस्ट पर पाना चाहता था। और ये कब की बात है? व्हेन शी वॉज एट 14, जब वो 14 साल की थी तब की ये घटना रही है। तो ये जो पोएम लिखी गई ये कहीं ना कहीं उस बैकग्राउंड को बताती है, उस घटना को पोएट ने अपने माइंड में रख के इस पोएम को लिखा है। बात क्लियर फ्रेंड्स? The poem was written against the background of the poet's sudden contact with a man who wanted to get her at any cost. When she was 14, कि वो मात्र 14 साल की थी। इस पोएम में जो पोएटेस हैं वो सिंपैथी रखती हैं किसके साथ? यूनक्स के साथ। क्लियर? तो एक पॉइंट ये भी बन जाता है द पोएट और यू कैन से पोएटेस। देखिए पोएट और पोएटेस की बात है, एक मैस्कुलिन है एक फेमिनिन है, लेकिन अगर हम मॉडर्न इंग्लिश की बात करें तो दोनों के लिए ही, मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों के लिए ही पोएट यूज़ होता है। क्लियर? क्योंकि मैं पोएट यूज़ कर दूंगा, आप कमेंट करते करते रहोगे नहीं जी पोएटेस है, तो इसलिए जानकारी दे दूं आपको कि मॉडर्न इंग्लिश में पोएट दोनों के लिए है, ही पोएट एंड शी पोएट। क्लियर फ्रेंड्स? The poet sympathizes with the eunuchs. बात क्लियर? इसी के साथ साथ एक बड़ी प्यारी सी बात, एक कोट हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें एक जगह उन्होंने कहा इट वॉज हॉट, सो हॉट बिफोर द यूनक्स केम। It was hot, so hot before the eunuchs came. कि गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी जब यूनिक्स आए टू डांस वाइड स्कर्ट्स गोइंग राउंड एंड राउंड। वाइड स्कर्ट्स गोइंग राउंड एंड राउंड। स्कर्ट से को याद रख लेना, स्कर्ट्स का जिक्र हो रहा है इसमें। क्लियर? और इसी के साथ साथ यूनक्स भी आया है। यूनक्स से आप गेस कर सकते हैं कि कौन सी पोएम से लाइन ली गई है, कि बहुत गर्मी थी जब यूनक्स आए और जो उनकी वाइड स्कर्ट्स थी इट वाज गोइंग राउंड एंड राउंड। जब डांस कर रहे थे तो वो राउंड एंड राउंड घूम रही थी। बात क्लियर फ्रेंड्स? तो डिस्कस कर लेते हैं क्या लिखा है। लुकिंग ग्लास की एक कोट ऊपर हमने लिखी है कि स्टैंड न्यूड बिफोर द ग्लास विद हिम। और इसी के साथ साथ एक लस्टफुल रिलेशन बिटवीन एवरी मैन एंड वुमन ये पोएम डिस्कस करती है, बताती है, प्रेजेंट करती है। और इसके बाद बात करें अगर हम डांस ऑफ द यूनक्स की, तो ओपनिंग पोएम बन पड़ी है उनके पोएटिक कलेक्शन में समर इन कलकत्ता में। एक्चुअल में पोएम जो है एक ऐसी बैकग्राउंड थी, उस बैकग्राउंड के अगेंस्ट थी जिसमें पोएटस का कांटेक्ट होता है एक मैन से हु वांटेड टू गेट हर एट एनी कॉस्ट व्हेन शी वाज 14। बात क्लियर? और जो पोएटस की सिंपैथीज हैं वो किसके साथ है? यूनक्स के साथ है। एक प्यारी कोट बन पड़ी है कि इट वाज हॉट, सो हॉट बिफोर द यूनक्स केम टू डांस वाइड स्कर्ट्स गोइंग राउंड एंड राउंड। क्लियर फ्रेंड्स? तो चलिए नोट करते हैं, अभी और कुछ भी इस पोएम का बचा है और कोट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे।
फ्रेंड्स, इस पोएम की अगर बात करें तो इस पोएम में जो एक एनवायरनमेंट दिखाई पड़ता है वो ग्लूमी एनवायरनमेंट दिखाई पड़ता है। तो यू कैन से देयर इज अ ग्लूमी एनवायरनमेंट इन द पोएम। और आगे बात कर लेते हैं। एक जगह उन्होंने कहा है कि दे डांस्ड बीनीथ द फायरी गुलमोहर अंटिल दे ब्लीड, कि वो एक फायरी गुलमोहर जो आग से जल रहा था गुलमोहर, उस गुलमोहर के नीचे तब तक डांस करते रहे जब तक कि उनके जो पाँव हैं वो ब्लीड ना करने लगे। क्लियर फ्रेंड्स? तो दे डांस्ड बीनीथ they danced beneath the fiery gulmohar। क्लियर? गुलमोहर की स्पेलिंग देख लेना, GULMOHUR है कि आर है, शायद UR लिखा जाता है, गुलमोहर। क्लियर? द फायरी गुलमोहर अंटिल दे ब्लीड। कि वो डांस करते रहे, और कब तक करते रहे गुलमोहर के नीचे, जब तक उनके पाँव में खून ना निकलने लगा। देवर ग्रीन टैटूज ऑन देयर चीक्स, उनके जो चीक्स हैं उन पर ग्रीन टैटूज थे। जस्माइन्स इन देयर हेयर, और जो उनके हेयर थे उनमें उन्होंने जस्माइन लगाया था। एंड सम वर डार्क एंड सम वर ऑलमोस्ट फेयर, कुछ काले रंग के थे और कुछ गोरे रंग के थे। क्लियर फ्रेंड्स? तो देवर ग्रीन टैटूज ऑन देयर चीक्स। कि उनके चीक्स पर क्या थे? ग्रीन टैटूज थे। इसी के साथ साथ जस्माइन्स इन देयर हेयर, हेयर में उन्होंने जस्माइन लगाया था, जस्माइन का फ्लावर हेयर में लगाया था। सम वर डार्क एंड सम वर ऑलमोस्ट फेयर, और कुछ गोरे थे और कुछ काले थे। सम वर डार्क एंड सम ऑलमोस्ट फेयर। कोट क्लियर हो गई फ्रेंड्स? इसके बाद एक कोट और आती है कि देयर वॉइसेस वर हार्स, कि उनकी जो आवाज़ थी वो कैसी थी? हार्स थी। देयर सॉन्ग्स मेलनकली, और उनके जो गीत थे वो उदासी भरे थे। क्लियर? देयर वॉइसेस वर हार्स उनकी जो वॉइसेस थी, आवाज़ें थी, वो कैसी थी? हार्श थी। देयर सॉन्ग्स मेलनकली। पॉइंट क्लियर हो गया? दे सैंग ऑफ लवर डाइंग। एक और प्यारी कोट आती है, दे सैंग ऑफ लवर्स डाइंग और चिल्ड्रन लेफ्ट अनबॉर्न, कि उन्होंने गाया, उनके जो गीत थे, दे सैंग ऑफ लवर्स डाइंग और चिल्ड्रन लेफ्ट अनबॉर्न। क्लियर? They sang of lovers dying or children left unborn, some beat their drums। इसी में आगे वो कहती है कि some beat their drums, कि कुछ ने तो अपने जो ड्रम्स हैं, जो अपने साथ वो ढोलक लाए थे, उनको पीटा। अदर beat their sorry breast,
और बाकी ने अपनी जो सॉरी ब्रेस्ट थी उनको पीटा। सॉरी इसलिए कहा है ऑथर ने क्योंकि वो एक्चुअल में यूनक्स होते हैं, दे आर नॉट वुमन। क्लियर फ्रेंड्स? तो अच्छी कोट है ये, दे सैंग ऑफ द लवर्स डाइंग। वो ऐसे गीत गा रही थी जिसकी थीम थी लवर्स डाइंग, और जो चिल्ड्रन हैं दे वर लेफ्ट अनबॉर्न, जिसमें बच्चे अनबॉर्न हुए हों, पैदा ना हुए हों। सम बीट ड्रम्स, कुछ ढोलक बजाने लगी, बल्कि और कुछ हैं उन्होंने अपनी जो सॉरी ब्रेस्ट हैं उनको पीटना शुरू कर दिया। क्लियर फ्रेंड्स? और इसी के साथ एक कोट और आती है बड़ी प्यारी सी। चलिए मगर पहले इसको डिस्कस कर ले, इसको पहले नोट कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। एक और प्यारी कोट्स आती है फ्रेंड्स, दे वर थिन इन लिम्स एंड ड्राई। दे वर लिम्स एंड ड्राई, कि उनके जो लिम्स थे यानी हाथ पैर थे वो कैसे थे, पतले थे और ड्राई थे और सूखे हुए थे। और यहाँ कंपैरिजन देखें, यहाँ सिमिली जो ऑथर ने यूज़ की है वो कहती है कि लाइक हाफ बर्न्ट लॉग्स, लाइक हाफ बर्न्ट logs from the funeral pyres। क्लियर? बात समझ में आ गई? वो कहती हैं कि उनके जो यूनिक्स के लिम्स थे, हाथ पैर थे, देवर थिन एंड ड्राई, वो पतले थे, वो हाथ पैर सूखे हुए थे, और वो ऐसे सूखे हुए थे जैसे एक चिता की जो लकड़ियाँ होती हैं, जो लट्ठे चिता में होते हैं, वो अध जले होते हैं, हाफ बर्न्ट होते हैं। क्लियर? इसके बाद इनकी एक और पोएम है इंपॉर्टेंट, एन इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। एन इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये पोएम भी पब्लिश हुई थी द समर इन कलकत्ता में। पब्लिश्ड इन समर इन कलकत्ता। और इसकी जो थीम है वो है पोएट्स क्वेस्ट फॉर आइडेंटिटी एंड फुलफिलमेंट। अपनी जो पहचान है, इंट्रोडक्शन है यानी अपनी पहचान के प्रति एक क्वेस्ट, अपनी जो पहचान की एक इच्छा। क्लियर फ्रेंड्स? तो वो इस पोएम की थीम रही है, थीम द क्वेस्ट फॉर द आइडेंटिटी, यानी अपनी पहचान की एक इच्छा, एंड यू कैन से, और फुलफिलमेंट। क्लियर? आगे बात कर लेते हैं, एक दो इस पोएम में भी इम्पॉर्टेंट कोट्स हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। एक जगह वो कहती है कि आई डू नॉट नो पॉलिटिक्स, कि मैं पॉलिटिक्स को नहीं जानती, बट आई नो द नेम ऑफ दोज इन पावर, लेकिन जो पावर में है मैं उनको जानती हूँ, और आई कैन रिपीट दैम लाइक, मैं उनको रिपीट कर सकती हूँ उनके नेम्स को। क्लियर? कि मैं पॉलिटिक्स को नहीं जानती, मेरी पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, लेकिन मैं पॉलिटिशियंस को जानती हूँ, नेताओं को मैं जानती हूँ और उनके नाम में रिपीट कर सकती हूँ। क्लियर फ्रेंड्स? आई डू नॉट नो, साथ साथ मेरे आप पढ़ेंगे एक दो बार, कोट लर्न हो जाएंगे आपको। आई डू नॉट नो पॉलिटिक्स बट नो द नेम, मैं पॉलिटिक्स को नहीं जानती, पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट नो द नेम दोज इन पावर, लेकिन उन नामों को जानती हूँ जो पावर में है, यानी जो सत्ता में है। क्लियर फ्रेंड्स? एंड कैन रिपीट देम लाइक, और उनको मैं रिपीट भी कर सकती हूँ।
एक और कोट आती है इसमें कि आई एम इंडियन वेरी ब्राउन बॉर्न इन मालाबार आई स्पीक 3 लैंग्वेजेस। मैं 3 लैंग्वेजेस बोलती हूँ, राइट इन 2 2 में लिखती हूँ, एंड ड्रीम इन 1 और 1 लैंग्वेज में मैं सपने देखती हूँ। कि आई एम इंडियन मैं भारतीय हूँ, वेरी ब्राउन और कैसी भारतीय, जो ब्राउन है। क्लियर। बॉर्न इन मालाबार, जो मालाबार में पैदा हुई। और इसी के साथ साथ एक बात और कही है कि आई स्पीक 3 लैंग्वेजेस। कि मैं 3 भाषाएं बोलती हूँ, राइट इन 2 और 2 भाषाओं में मैं लिखती हूँ। कौन कौन सी 2 में लिखती हूँ, ज़रा मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कौन सी 2 भाषाएं हैं जिनमें ऑथर ने कहा है वो लिखती हैं। एंड ड्रीम इन 1 और 1 भाषा में मैं सपने देखती हूँ। और एक्चुअली सपने जो देखता है इंसान वो कौन सी भाषा में देखता है, जो उसकी मदर टंग होती है। क्लियर फ्रेंड्स। एक जगह और आगे वो कहती हैं कि द लैंग्वेज आई स्पीक बिकम्स माइन, कि जिस भाषा को मैं बोलती हूँ वो मेरी हो गई है। क्लियर फ्रेंड्स। द लैंग्वेज आई स्पीक बिकम्स माइन। बात क्लियर कि जिस भाषा में मैं बोलती हूँ वो मेरी हो जाती है। चलिए तो बात कर लेते हैं। ऊपर तो बात कर लें, यूनक्स की कोट है, उसमें वो जो यूनक्स हैं उनके हाथ पैर को तुलना करती हैं कि जो हाफ बर्न्ट लॉग्स ऑफ फ्यूनरल पायर्स, जो चिता के अध जले लट्ठे होते हैं उनसे। और इसके बाद इंट्रोडक्शन की बात करें तो इस पोएम की थीम रही है क्वेस्ट फॉर आइडेंटिटी एंड फुलफिलमेंट। और इसी के साथ साथ ये इंट्रोडक्शन है, पब्लिश हुई थी समर इन कलकत्ता में। 1-2 पोएम की कोट्स बड़ी प्यारी आ जाती है। एक जगह वो कहती है कि आई एम इंडियन वेरी ब्राउन बॉर्न इन मालाबार आई स्पीक 3 लैंग्वेजेस राइट इन 2 एंड ड्रीम इन 1। एक जगह कहती है कि आई डू नॉट नो पॉलिटिक्स, मैं पॉलिटिक्स को नहीं जानती, बट नो द नेम्स ऑफ दोज इन पावर, लेकिन जो पावर में है, सत्ता में है, उनके नाम जानती हूँ। एंड आई कैन रिपीट दैम लाइक, और उनको मैं रिपीट कर सकती हूँ। एक जगह वो कहती हैं कि द लैंग्वेज आई स्पीक बिकम्स माइन, कि जिस लैंग्वेज को मैं बोलती हूँ वो मेरी हो जाती है। बात क्लियर फ्रेंड्स। तो चलिए नोट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, और कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स उनको डिस्कस कर लेते हैं इसी पोएम की। एक जगह वो कहती है ड्रेस इन साड़ी, ड्रेस इन साड़ी, बी गर्ल बी वाइफ दे सेड। क्लियर। ड्रेस इन साड़ीज मीन्स साड़ी में साड़ी पहने हुए हैं। और बी गर्ल एक लड़की बन जाओ, बी वाइफ दे सेड, और पत्नी बन जाओ उन्होंने कहा। क्लियर फ्रेंड्स। और एक जगह और कहती हैं कि बी एमी और बी कमला, और बेटर स्टिल बी माधवी कुट्टी, इट इज टाइम टू चेंज अ नेम और रोल। मीन्स बी एमी, एमी बन जाओ। क्लियर। और बी कमला, और बेटर कमला बन जाओ, या इससे भी अच्छा क्या है, और बेटर स्टिल बी माधवी कुट्टी। माधवी कुट्टी इनका मैडन नेम था। क्लियर। और इससे भी अच्छा है कि माधवी कुट्टी बन जाओ। इट इज टाइम टू चूज अ नेम अ रोल।
और ये टाइम है जिसमें आप अपना नाम चूज़ कर सकती हो, अपना रोल चूज कर सकती हो। एक जगह वो कहती है कि दे सैड, उन्होंने कहा इंग्लिश इज़ नॉट योर टंग, कि इंग्लिश है वो तुम्हारी भाषा नहीं है। वाई नॉट लीव मी अलोन, क्रिटिक्स, फ्रेंड्स, विजिटिंग कजन्स। क्लियर फ्रेंड्स? तो दे सैड, उन्होंने कहा इंग्लिश इज नॉट योर मदर टंग। इंग्लिश इज नॉट योर मदर टंग, कि इंग्लिश तुम्हारी मातृभाषा नहीं है। वाई नॉट लीव मी अलोन, मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ते। क्लियर? और किसको कहती है? क्रिटिक्स, फ्रेंड्स एंड विजिटिंग कजिन्स। क्लियर फ्रेंड्स? इसके बाद एक जगह कहती है आई एम सिनर, कि मैं एक सिनर हूँ। आई एम ए सेंट, मैं एक सेंट हूँ। आई एम ए बिलवड एंड द बिट्रायड, कि मैं एक प्रेमिका हूँ और बिट्रायड हूँ। क्लियर फ्रेंड्स? आई एम सिनर, ये जितनी भी इंपॉर्टेंट कोट्स थी इस पोएम की वो सारी मैंने आपको यहाँ दे दी है। आई एम सिनर, आई एम ए सेंट, कि मैं एक पापी हूँ, मैं एक संत हूँ। आई एम द बिलवड, मैं एक प्रेमिका हूँ। एंड द बिट्रायड, और बिट्रायड हूँ, मीन्स मुझे धोखा दिया गया है। क्लियर फ्रेंड्स? तो चलिए कोट्स हैं ये जो आज लिखी हमने, इनको डिस्कस कर लेते हैं। एक जगह वो कहती है कि ड्रेस इन साड़ीज, बी गर्ल, बी वाइफ, दे सेट, कि साड़ी पहन लो, एक लड़की बन जाओ, एक पत्नी बन जाओ, ऐसा उन्होंने कहा। एक जगह कहती है कि बी एमी और बी कमला, एमी बन जाओ, कमला बन जाओ, और बेटर, लेकिन उससे भी अच्छा है स्टिल बी माधवी कुट्टी, माधवी कुट्टी बने रहना। इट इज़ टाइम टू चूज़ अ नेम अ रोल, कि ये समय है जिसमें आपको अपना रोल चूज़ करना है और अपना नाम चूज़ करना है। एक जगह कहती है कि दे सैड इंग्लिश इज़ नॉट योर टंग, कि इंग्लिश तो तुम्हारी भाषा नहीं है। वाई नॉट लीव मी अलोन फ्रेंड्स, वाई नॉट लीव मी अलोन, क्रिटिक्स, फ्रेंड्स एंड विजिटिंग कजन्स। क्लियर फ्रेंड्स? और एक जगह कहती हैं कि आई एम सिनर, आई एम ए सेंट, मैं एक सिनर हूँ, सेंट हूँ। आई एम द बिलवड, मैं एक बिलवड हूँ, एंड द बिट्रायड। क्लियर फ्रेंड्स? तो कमला दास की इंपॉर्टेंट जितनी भी पोएम्स थी उनको हमने सम अप कर लिया, उनकी हमने कोट्स ले ली, उनकी हमने थीम को डिस्कस कर लिया, ऑथर की बायोग्राफी डिस्कस कर ली, एंड एवरीथिंग इम्पॉर्टेंट वी हैव डिस्कस्ड। जितना भी ऑथर पर इम्पॉर्टेंट था उसको हमने डिस्कस कर लिया। क्लियर फ्रेंड्स? तो लेक्चर कैसा लगा अपनी राय ज़रूर दें। और फ्रेंड्स इस लेक्चर के साथ साथ आपको पैरेलल एमसीक्यू सीरीज़ दूसरे चैनल पर मिल रही है रेगुलर वे में एग्ज़ाम क्लू पर। अगर अभी तक आप विज़िट नहीं कर पाए हैं तो उस चैनल पे जाइएगा और आपको डेली वहाँ भी एक लेक्चर आपको एमसीक्यूज़ फॉर्मेट में मिलेगा और इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको सब दी जा रही हैं। और इधर भी इस मेन चैनल पर भी आपको डेली एक लेक्चर मिल रहा है, लेकिन अब कोशिश ये करेंगे कि जल्दी ही आपको और स्पीड पर 1 से 2 लेक्चर शुरू कर दिए। कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम से पहले पॉसिबल हुआ तो 2 से 3 लेक्चर्स आपको यहाँ दे दिए जाएँ। तो देखते हैं कोशिश कितनी कामयाब होती है, लेकिन फ्रेंड्स लगे रहिएगा, टाइम बड़ा शॉर्ट है, तैयारी करते रहिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।